हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर की जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी यूनिट 4 के फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो आज हम यूनिट 4 की डिस्कशन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर करे हैं आपकी स्टडीज़ के लिए, तो हम उनको बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी से और टैक्स रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। अभी तक मैंने यूनिट 3 की सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर सेकंड की भी वीडियोस है और ट्रांसलेशन स्टडीज़ की भी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। देन उसके बाद आज का हमारा जो यूनिट आता है यूनिट 4, ठीक है। चैप्टर का नाम है निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन मतलब चुनाव प्रणाली। चुनाव किस प्रकार होने चाहिए, ठीक है। चुनाव में किस कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये जो भी चुनाव से रिलेटेड पॉइंट आउट्स हैं वो निर्वाचन प्रणाली के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है जो कि एक डेफिनेशन है कि गेल घर के अनुसार चुनाव प्रणाली नियमों और विनियमों की एक संहिता है जो संरचनाओं को परिभाषित करती है कि कैसे चुनाव में वोट डाले जाते हैं और इन वोटों को फिर सीटों में बदला या रूपांतरित किया जाता है, ठीक है। तो गैलघर एक राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने अपनी एक तरह की परिभाषा दी है कि चुनाव क्या है। चुनाव प्रणाली नियम और विनियम का एक संहिता है, मतलब एक तरह से लिखी हुई बुक है नियम और विनियमों की, जो हमें बताती है, संरचना बताती है कि परिभाषित संरचना बताती है और उसको परिभाषित करती है कि चुनाव किस प्रकार होने चाहिए, वोट कैसे डाले जाने चाहिए, इन वोटों को फिर सीटों में कैसे बदला जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें चुनाव प्रणाली के अंदर दिखाया जाता है। तो सिंपली ये सारे नोट्स मैंने आपके बुक्स में से लिखे हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैंने डिट्टो टेप दिया है। मैंने काफ़ी कमेंट मेरे पास ऐसे अभी आते हैं जिनको मैंने पढ़ा है, कमेंट में लिखा होता है कि आप सर बुक्स में से ही सारा टेप लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं बुक्स में से नहीं टेपता हूँ, बुक्स में से मैं आइडिया लेता हूँ, ठीक है, और उस आइडिया को अपने शब्दों में लिखता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो, ठीक है। और दूसरी बात कि मैं अगर पूरा नोट डाउन भी करता हूँ तो उसमें वही पॉइंट नोट डाउन करा जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा तो हमें बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। आप भी चैप्टर पढ़ने में थोड़े परेशान होंगे, इसीलिए मैं सिर्फ पॉइंट आउट्स को ही डिस्कस करता हूँ। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि चुनाव प्रणाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वोटों के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। तो सिंपली ये भी आप भी जानते होंगे कि चुनाव प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम वोट देते हैं, ठीक है। उम्मीदवार खड़ा होता है, हम उम्मीदवार को वोट देते हैं, उम्मीदवार जीत जाता है और वो सत्ता में आके हमारे लिए कार्य करता है, ठीक है। तो ये चुनाव प्रणाली के एक बेसिक सी बात है। उसके बाद आता है नेक्स्ट में कि किसी भी चुनाव प्रणाली की 3 मुख्य तत्व होते हैं। चुनाव प्रणाली के 3 मुख्य तत्वों को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये सिंपली आपके बुक में से ही लिया गया है, ठीक है। चुनाव प्रणाली के 3 मुख्य तत्व, और ये क्वेश्चन जो मुख्य तत्व हैं ये आ सकते हैं आपके, तो आप इसको जरूर देखें, ठीक है। उसके पहला जो पॉइंट आता है मुख्य तत्व में होता है मतपत्र संरचना। मतपत्र संरचना मतलब कि कौन सा व्यक्ति मतदान करेगा, ठीक है, उसका एक डिटेल्स डेटाबेस तैयार करना मतपत्र कहलाता है। तो मतपत्र में पूरी जानकारी लिखी जाती है कि वोट किसके द्वारा डाला गया और किस दल को वोट दिया गया, ठीक है। मतपत्र में ये लिखा जाएगा कि वोट किस व्यक्ति ने डाला, ठीक है। सिंपली मेरा नाम ध्रुव है तो मेरा नाम मतपत्र में लिखा होगा ध्रुव के द्वारा वोट डाला गया किसको, बीजेपी को, कांग्रेस को, जिसको भी आप डालना चाहते हैं, ठीक है, जिसको मैं डालना चाहता हूँ। तो इस तरह वो बताया जाता है। उसके बाद आता है सेकंड जो तत्व आता है वो आता है निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र से तात्पर्य है कि सपोज करिए ये एक जगह है, ठीक है। एक तरह से ये भारत समझ लीजिए। अब ये भारत है, अब यहाँ पे मतदान हो रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में से मतदान होंगे। इस तरह से स्टेट बांट रखे हैं गवर्नमेंट ने, तो इनमें अलग अलग मतदान होंगे। तो यहाँ पे निर्वाचन का क्षेत्र तय कर दिया जाता है, ठीक है, क्षेत्र तय करना। तो वोट कैसे डाले जाएंगे तथा मतदाता को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। वोट किस प्रकार डालेंगे, वोट के अब इस समय तो ईवीएम मशीन आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पर पुराने टाइम में ऐसे नहीं थे। तो पुराने टाइम में स्लिप के द्वारा वोट डाले जाते थे, ठीक है, चिट पे नाम लिख के स्टैंप लगा के वोट डाले जाते थे। तो वो किस प्रकार डाले जाएंगे और कौन से क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे, ये सब उसमें आता है। फिर आता है थर्ड जो लास्ट तत्व है वो है कि चुनावी नियम। विधानसभा चुनाव के नियम और वोटों को सीटों में किस प्रकार बदलना है, इसका तरीका चुनावी नियमों में तय किया जाता है।
तो चुनावी नियम में क्या आता है कि विधानसभा के चुनाव नियम, विधानसभा या फिर राज्यसभा जब भी इनके चुनाव होते हैं तो इनके एक नियम होते हैं, ठीक है। नियमों की एक बुक होती है कि इतने वोट पर एक सीट होती है। सिंपली हम कह सकते हैं कि 100 वोट पर एक सीट होती है, 100 वोट पर एक सीट, ठीक है। तो इस तरह इसको बांटने का एक फार्मूला होता है जिसका यूज़ किया जाता है, और ये फार्मूला आपको नियम की बुक में लिखा जाता है, ठीक है, उसमें तय किया गया है। और ये सब क्षेत्र के हिसाब से भी होता है कि दिल्ली में टोटल 5 सीटें हैं तो पूरे दिल्ली को 5 सीटों के हिसाब से बांट दिया जाएगा। वैसे मेरे को पता नहीं है कि दिल्ली में कितनी सीटें होती हैं, ठीक है, इस समय मैं बता रहा हूँ अंदाजे से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चुनावी प्रणाली के प्रकार का चयन राज्य के राजनीतिक जीवन के भविष्य के प्रमुख महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक है। अब जो चुनावी प्रणाली है, अब उसमें कौन सी चुनावी प्रणाली को हमें अपनाना चाहिए, ये अगर हम सही प्रणाली अपनाते हैं तो ये हमारे राज्य का जो भविष्य है, राजनीतिक भविष्य, उसको बेहतर बनाएगी वो चुनाव प्रणाली जो हम चुनेंगे। अगर हम कोई गलत चुनाव प्रणाली चुन लेते हैं तो ये हमारे राज्य के जो भविष्य है उसको बदतर कर देगी, ठीक है। तो चुनाव प्रणाली तय करती है कि हमारा राज्य का भविष्य किस प्रकार होगा। अब यहाँ पे चुनाव प्रणाली के प्रकार भी बताए गए हैं। तो जो फर्स्ट चुनाव प्रणाली है और जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है जिसका सिंपली अर्थ है कि जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही विजेता कहलाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रणाली आती है वो आती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और उसके बाद जो थर्ड आती है वो आती है मिश्रित प्रणाली। इसमें अलग अलग चुनाव प्रणालियों के सिद्धांतों को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। तो निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत, अब जितनी भी निर्वाचन प्रणाली है उनके कुछ सिद्धांत तय किए जाते हैं कि इन सिद्धांतों पर निर्वाचन प्रणाली कार्य करेगी, सिंपली, ठीक है। तो जो अभी तो सिद्धांत आगे आएंगे तो ये उनके कुछ बारे में है कि सभी चुनावी प्रणाली का उद्देश्य एक प्रभावशाली के साथ साथ एक स्थिर व्यवस्था स्थापित करना भी है। तो जितनी भी चुनाव प्रणाली हैं उनका एक ही कार्य होता है, और वो कार्य है कि वो एक प्रभावशाली और साथ साथ एक स्थिर व्यवस्था को स्थापित करें, एक ऐसी व्यवस्था जिसको कोई भी ना हिला सके, ठीक है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसको कोई भी ना हिला सके, खंडित ना कर सके, और वो इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए कि वो अपने फैसलों पे कार्य कर सके और अपने फैसले ले सके, ठीक है। तो इस तरह की जो व्यवस्था को बनाना होता है वो चुनाव प्रणाली का एक मुख्य कार्य होता है। किसी भी चुनाव प्रणाली के सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जितनी भी चुनाव प्रणाली हैं उनके कुछ सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं, मतलब ऐसे सिद्धांत जिन पे वो चुनाव प्रणाली बेस होती है, ठीक है। तो वो सबके सेम ही होते हैं, सिमिलर, तो उनमें कोई ज़्यादा चेंजेस होते नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये कौन कौन से हैं। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं, आनुपातिक और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। तो उनमें जो उनके जो सिद्धांत है वो जो चुनाव प्रणाली का पहला सिद्धांत है वो है प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उसको प्रेजेंट कौन करेगा, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा। तो एक चुनाव प्रणाली का उद्देश्य वोटों को उन सीटों में बदलना है जो मतदाता के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं, ठीक है। तो किसी भी चुनाव प्रणाली का जो कार्य होता है वो होता है कि वोटों को लेना, ठीक है, मतलब वोटों की गिनती करना और उन्हें सीटों में कन्वर्ट कर देना, जिससे कि जिस भी सीट पर या फिर जिस भी दल को मतदाता वोट देना चाहता है सिंपली उसका वोट उस दल को प्राप्त हो जाए सीटों के बेसिस पे, ठीक है। तो सपोज़ करिए ये एक दल है बीजेपी और ये कांग्रेस है, ठीक है, और ये दिल्ली में चुनाव है, बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली में चुनाव है। अब यहाँ पे 100 लोगों ने बीजेपी को वोट दिए तो बीजेपी को एक सीट मिल गई, ठीक है। वहीं 50 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए, ठीक है, 50 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए तो कांग्रेस को अभी तो एक सीट मिली नहीं है, ठीक है। बट अगर कांग्रेस के ही वहीं 100 वोट हो जाते हैं तो कांग्रेस को एक सीट प्राप्त हो जाएगी। तो ये इस तरह का कार्य चुनाव प्रणाली का होता है। अर्थात चुनाव प्रणाली का मुख्य कार्य है कि वह प्रत्येक मतदाता के प्रत्येक वोट को सही सीट में परिवर्तित कर और कोई भी वोट वंचित ना रह जाए, ठीक है। तो उसका जो मुख्य कार्य होता है कि वो जितने भी वोट दिए गए हैं उनका सही गिनती करके, ठीक है, उनकी सही से कैलकुलेशन करके उसको सीटों में तब्दील करके कार्य करे। अगर कोई भी वोट वंचित रह जाता है तो इसका अर्थ है कि चुनाव प्रणाली ने अपना कार्य अच्छे से नहीं किया। उसके बाद आता है कि भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव आयोग सीट का विभाजन करता है। अब भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, ठीक है, तो ये इतनी बड़ी दिल्ली है, अब दिल्ली में ज़मीन के हिसाब से
जगह को बांट दिया गया, ठीक है। दिल्ली में ऐसे 4 सीटों को बांट दिया गया इस प्रकार। तो भौगोलिक के आधार पर भी होता है। दूसरा, विचारधारा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, मतलब उस क्षेत्र में किस प्रकार की विचारधारा है और राजनीतिक है, उस प्रकार की उस क्षेत्र की जो राजनीति है वो किस प्रकार की है, इसके आधार पर भी चुनाव प्रणाली क्या करती है, सीटों को बांट देती है। ये उसके बांटने के कुछ तरीके हैं। आसानी से हो जाता है और चुनाव प्रणाली का एक आधार मिल जाता है। और इस प्रकार मतलब विचारधारा के आधार पर अगर सीटों को बांटा जाता है तो ये थोड़ा आसान कार्य होता है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे एक आधार मिल जाता है, एक बेस मिल जाता है कि किसके बेसिस पे हम किसी स्टेट में सीटों को बांटेंगे, किसके बेसिस पे। तो वो बेसिस हैं या तो हम कह सकते हैं भौगोलिक आधार पर, ज़मीन के क्षेत्र पर, या फिर हम सिंपली राजनीतिक या विचारधारा के आधार पर। उसके बाद जो सेकंड सिद्धांत आता है वो आता है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, कि चुनाव प्रणाली कितनी ट्रांसपेरेंस है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के बीच किसी भी भ्रम और अविश्वास से बचने के लिए चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। अब जब भी चुनाव होते हैं तो आपने टीवी पे सुना होगा कि बीजेपी की पार्टी ने कांग्रेस की पार्टी पे लांछन लगाया है कि कांग्रेस की पार्टी ने चुनाव में कुछ गड़बड़ी करी है, या फिर आम आदमी के पार्टी पे सिंपली लगाया गया है। तो ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप इसको कोई भी सीरियसली ना ले, ठीक है। ये सिंपली एक उदाहरण है कि एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी पर लांछन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कि हाँ इन्होंने चुनाव में कुछ गड़बड़ी करी है। बट जहाँ पे भी, इसीलिए चुनाव प्रणाली में क्या होता है, पारदर्शिता होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को पता होता है कि चुनाव कब होने हैं, ठीक है, चुनाव में कौन कौन सी स्टेप्स होंगे, किस तरह होगा, ये सारे का सारा डिटेल्स में बताया जाता है। इसको कहीं भी छुपाया नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि वोट आज डाल दिए, ठीक है, और कहीं वोट हुए कहीं वोट नहीं हुए और सीधे से बीजेपी का दिखा दिया कि बीजेपी सत्ता में आ गई है। तो इस तरह का कोई नहीं होता। चुनाव प्रणाली साफ स्वच्छ चुनाव करवाती है, ये उसका कार्य है। तो चुनाव प्रणाली को अधिक से अधिक पारदर्शिता रखी जाती है। चुनाव प्रणाली अधिक से अधिक ऐसे रखना चाहती है कि लोगों को पता चलता रहे कि क्या हो रहा है, ताकि किसी भी दल या उम्मीदवार को यह ना लगे कि उसके साथ बेईमानी हुई है। कोई भी दल ये ना सोचे कि उसके साथ बेईमानी हुई है या फिर उसको सही सीटें नहीं मिली हैं, ठीक है। इसीलिए उसमें पारदर्शिता रखी जाती है। चुनाव प्रणाली इतनी पारदर्शिता होती है कि सभी को पता होता है कि कब क्या होगा तथा कैसे होगा, ठीक है। चुनाव प्रणाली में इतनी पारदर्शिता रखी गई है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर देश के द्वारा कि सबको पता होता है कि चुनाव कब होंगे, कहाँ पे होंगे, किस प्रकार होंगे, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हैं। ये सब सिंपली चुनाव प्रणाली के उसमें व्यक्त किया जाता है और सिंपली बताया भी जाता है। टीवी पे आपने सुना होगा कि आज इस क्षेत्र के इस जगह पे वोटिंग होगी, ठीक है, इतने वोटों से आगे चल रही है, ये सब साफ बताया जाता है। चुनाव प्रणाली को अधिक से अधिक वैध बनाने के लिए समीक्षा और सुधार के आधार की प्रक्रिया को अपनाया गया है, ठीक है। चुनाव प्रणाली को अधिक से अधिक वैध बनाने के लिए मतलब लीगल बनाने के लिए क्या करा गया है, समीक्षा और सुधार की प्रक्रिया को अपनाया गया। मतलब हम समीक्षा कर सकते हैं, उसके बारे में तुलनात कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उससे कुछ चीज़ें पता कर सकते हैं, ये समीक्षा करने की है। और दूसरा, हम उसमें सुधार के लिए अपने विचार को भी व्यक्त कर सकते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति अपने विचार चुनाव प्रणाली को दे सके। इसके लिए इसमें अधिक से अधिक पारदर्शिता को स्थान दिया गया है, ठीक है, कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो चुनाव प्रणाली को अपने विचार व्यक्त कर सकता है कि इस तरह के चुनाव में ये प्रॉब्लम हो सकती है या इस तरह से और चुनाव अच्छे हो सकते हैं, तो वो अपने विचार को यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह का वो दिया गया है। देन आता है समावेश, ठीक है, इन्फ्लुएंसेस। चुनाव की प्रक्रिया में मतदाताओं का निष्पक्ष, वैध और व्यापक फैलाव शामिल है। चुनाव जब भी होते हैं तो आपको पता होगा कि अगर यूपी में चुनाव है तो यूपी इतनी बड़ी स्टेट है, यूपी में इतना बड़ा स्टेट है कि वहाँ पे चुनाव करवाना थोड़ी कठिन बात है, ठीक है। वहाँ पे चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए और चुनाव का बहुत बड़ा फैलाव है, काफ़ी बड़ा स्टेट है, तो वहाँ पे हर छोटे छोटे क्षेत्र में चुनाव होंगे, वहाँ पे मतदाता केंद्र लगेंगे, तो ये सब देखना थोड़ा कठिन है। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है चुनाव प्रणाली का, ठीक है। तो जो समावेश है किस प्रकार किए जाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देन आता है कि चुनाव बिल्कुल ही स्वतंत्र रूप से होने चाहिए, इसके लिए समावेश को अपनाया गया है। चुनाव बिल्कुल ही स्वतंत्र रूप से होने चाहिए, कोई भी प्रकार का चुनाव में बेईमानी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए समावेश के जो सिद्धांत है उसको अपनाया गया। चुनाव प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि समावेश मतदान अधिकारों के माध्यम से व्यवस्था को अपने से समझा जा सकता है, ठीक है। तो चुनाव प्रणाली सुनिश्चित करती है, मतलब वो पक्का करती है कि जो समीक्षा मतदान अधिकारों के माध्यम से व्यवस्था को आसानी से समझा जा सकता है, कि जो समीक्षा का सिद्धांत है उसके द्वारा हम किसी भी चुनाव प्रणाली को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इतनी आसानी से समझ सकते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम
उसको स्टडी करने बैठते हैं। इसीलिए वहाँ पे समीक्षा का सिद्धांत को दिया गया। और सभी मतदाता आसानी से मतदान केंद्र तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, समीक्षा में बताया जाता है, समीक्षा की जाती है कि मतदान केंद्र जो है वो ऐसी जगह पे स्थित हो कि लोकल्स जो हैं उस क्षेत्र के वो वहाँ पहुँच सकें। ठीक है, पहुँच सकें। इसके लिए मतदान केंद्र को सभी स्थानों पर स्थापित किया जाता है ताकि उस क्षेत्र के लोकल व्यक्ति भी आसानी से मतदान केंद्र को ढूंढ सकें। मतदान केंद्र को ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो उस क्षेत्र को मतदान केंद्र को ढूंढ सकें और अपना मतदान वोटिंग कर सकें। ठीक है, ये सब समीक्षा करते समावेश करते टाइम देखा जाता है, जिससे कि समावेश में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी भी शामिल है ताकि एक उचित दल सत्ता में आ सके। अब जब ये होता है कि मतदान केंद्र लगाए गए अच्छी से अच्छी जगह पे, ठीक है, अच्छी व्यवस्था है चुनाव की, तो क्या होगा इससे होगा कि लोग अधिक से अधिक लोग वोट देने आएंगे। अब वोट देने आएंगे लोग, अपने वोट से किसी एक पार्टी को सत्ता में लाने की कोशिश करेंगे तो वो पार्टी उन लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कार्य करेगी। इसीलिए समावेश के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। इसके बाद आता है कि चुनाव प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। चुनाव प्रणाली के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या मैं कह सकता हूँ इम्पोर्टेंट। मैं अब ये बुक ख़त्म होने के बाद मैं एक क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा जिसमें, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाया जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस बुक से पूछे जाते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, जिसे बहुलवादी प्रणाली या सरल बहुमत प्रणाली भी कहा जाता है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को हम बहुलवादी भी कहते हैं। बहुलवादी प्रणाली जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक मिलते हैं, या फिर सरल प्रणाली जिसमें सिंपली हम कह सकते हैं जिसको वोट ज़्यादा मिले वो जीत गया, सत्ता में आ गया। ठीक है, इसके अलग अलग नाम है। पूरे देश में एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है। पूरे देश को क्या करते हैं, एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है और मतदाता किसी भी उम्मीदवार का चयन कर सकता है और पूरे के पूरे देश में लोगों को छूट होती है कि वो जिसको चाहे उसको चुने और सत्ता में लाए। ठीक है, इस बात की छूट चुनाव प्रणाली द्वारा दी जाती है। अधिकांश मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजेता होता है। जिस भी उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही विजेता होता है और वही सत्ता में सरकार बनाता है। ठीक है, अगर बीजेपी जीती है तो बीजेपी सत्ता बनाएगी अगर वो पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई है, अधिक से अधिक वोट लेके। ठीक है, उसके बाद एक डेफिनेशन आती है ड्यूवर्जल के अनुसार कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली दो प्रमुख दलों के माध्यम से अपेक्षाकृत स्थिर राजनीतिक प्रणाली के विकास को प्रोत्साहित करती है। जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है उसमें दो दल होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बताया गया कि दो प्रमुख दलों के माध्यम से अपेक्षाकृत स्थिर राजनीतिक प्रणाली, ऐसी राजनीतिक प्रणाली का वो निर्माण करते हैं वो दो दल मिलकर। ठीक है, एक तो पक्ष में होता है, एक विपक्ष में होता है, एक सत्ता में होता है और एक सत्ता के विपक्ष बैठा होता है। ठीक है, तो ये दो दल मिलकर क्या करते हैं, एक ऐसी स्थिर प्रणाली बनाते हैं जो कि विकास में प्रोत्साहित करती है, जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करती है। ठीक है, तो ये उस प्रणाली के कुछ वो होते हैं। उसके बाद आता है कि भारत में जो चुनाव प्रणाली है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को अपनाया गया है। लोकसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया जाता है, राज्यसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया जाता है। यह प्रणाली ब्रिटेन में प्रचलित है। ठीक है, तो भारत में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का सिंपली प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आ रहा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के गुण। तो इसके लिए तो यहाँ पे सिंपली हमने PDF से उठाए हैं स्क्रीनशॉट लेके। क्योंकि ये आपको डिट्टो ऐसा ही लिखना है। अगर आपके क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा वो नहीं है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का जो गुण है वो है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली दो प्रमुख दलों के बीच मतदाताओं को एक अपशिष्ट विकल्प प्रदान करता है। ठीक है, दो दलों के बीच में एक ऑप्शन दिया जाता है कि तुम इन दोनों में से किसी एक को चुन सकते हो। तीसरा और अल्पसंख्यक दलों का नुकसान वोटों के बिखराव और मतदाताओं को दूर करने के रूप में सामने आता है। ठीक है, जो छोटे मोटे दल होते हैं, ठीक है, उनका नुकसान किस प्रकार सामने आता है, जब उन्हें वोट नहीं मिलते हैं, ठीक है, उनको सीटें प्राप्त नहीं होती हैं तो सामने आता है। इसीलिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली मतदाताओं को स्पष्ट विकल्प प्रदान करती है। फर्स्ट पास्ट द मोस्ट प्रणाली में, ठीक है, बहुलवादी जो प्रणाली मैं इसको बहुलवादी कहूँगा। ठीक है, तो बहुलवादी प्रणाली में सिंपली आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप जिसको चाहे उसको चुन सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि कोई दल बड़ा है तो आपको उसे ही चुनना है या छोटा है उसे नहीं चुनना। ठीक है, आप जिसको चाहें आप उसको सत्ता में लाने की कोशिश कर सकते हैं। यह एक दल की सरकार को विजेता के रूप में सामने लाता है।
बहुलवादी प्रणाली में एक दल सत्ता में आता है, दूसरी तरफ यह अल्पसंख्यक गठबंधन सहयोगी के प्रतिबंध को हटा देता है, जहां गठबंधन सहयोगियों के बीच सत्ता में सौदेबाजी होती है। और वहीं इसमें एक दूसरा भी ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई एक दल पूरी तरह से मतलब पूर्ण बहुमत से सत्ता में आया है, ठीक है, तो वो अपनी पार्टी अपने दम पे बना सकता है। बट अगर वहीं दो दलों को आधे आधे वोट मिले हैं और दोनों के वोटों को मिलाकर सत्ता बनानी है, ठीक है, तो ये प्रणाली उन्हें अलाउ करती है कि तुम सत्ता में तुम सरकार बनाओ, ठीक है। और यहाँ पे सौदेबाजी होती है कि आपका एक नेता या फिर आपके 2 सांसद या फिर हमारे 3 सांसद सत्ता में आएंगे, ठीक है, ये कार्य करेंगे, इस पद पे जाएंगे, ये सब करा जाता है। यह लोकप्रिय स्वतंत्र उम्मीदवारों को विजेता के रूप में सामने आने का अवसर देती है। ये क्या करती है, जो बहुलवादी प्रणाली है, ये क्या करती है, स्वतंत्र उम्मीदवारों को विजेता के रूप में सामने आने का मौका देती है। यह अवसर दलीय व्यवस्था के विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। अवसर दलीय व्यवस्था मतलब अवसर प्राप्ति के जो व्यवस्था है लोगों के लिए, उसके विकास में महत्वपूर्ण है। नए नए लोग सत्ता में आ सकते हैं, ठीक है, उन्हें अवसर मिल रहे हैं सत्ता में आने के, तो वो आएँ और अपना कार्य करें। जहाँ परिवार, रिश्तेदारी, जाति इत्यादि घटक चुनावी प्रणालियों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि कुछ समय पहले भारत में कुछ इस प्रकार की राजनीति हुआ करती थी कि एक खानदान के सारे व्यक्ति सत्ता में आ जाते थे, ठीक है। जहाँ पे परिवार या फिर रिश्तेदारी या फिर जाति के आधार पर कुछ वो होता था। बट अब यहाँ क्या है, आप यहाँ पे अवसर मिलते हैं लोगों को, नीची जाति को भी अवसर मिला है, ऊंची जाति को भी अवसर मिला है, ठीक है, अमीर को भी अवसर मिला है, गरीब को भी अवसर मिला है यहाँ पे। ये तो अवसर दलीय व्यवस्था को विकास के लिए कार्य करती है। दूसरा, भाजपा के नेतृत्व में 2014 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन केवल 38.5% लोकप्रियताओं मतलब पीपल वोट के साथ जीता। 2014 में बीजेपी की सरकार ने 38.5% वोटों से सरकार बनाई, ठीक है, और वो सत्ता में आए। और उसके बाद आप देख सकते हैं अभी तक सत्ता में उनकी गवर्नमेंट ही चल रही है। जहां मतदाताओं को दल से प्रभावित होने के बजाय लोगों को चुनाव का विकल्प देते हैं, इसी तरह मतदाता दल द्वारा दिए गए उम्मीदवारों की सूची पर विश्वास करने के बजाय उम्मीदवारों के व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर भी मत कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है इस मतलब बहुलवादी प्रणाली में कि यहाँ मतदाताओं को दल से प्रभावित होने की बजाय लोगों को चुनाव का विकल्प देते हैं। अब ये नहीं है कि यहाँ पे बीजेपी का दल है तो बीजेपी हमेशा से अच्छा कार्य करती है तो हर क्षेत्र में बीजेपी को वोट मिलेंगे, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ठीक है। लोग अपने हिसाब से चुन सकते हैं, अगर वो चाहें तो वो नोटा को भी दे सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा दल नहीं जो उनके यहाँ कार्य करे, या फिर वो अपनी पसंद के किसी भी दल को सत्ता में ला सकते हैं। इस तरह के मतदाता दल द्वारा उम्मीदवारों को सूची पर विश्वास करने की बजाय उम्मीदवारों के व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर मतदान करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं कि उन्होंने देखा कि बीजेपी का नेता है, मतलब ये अच्छा कार्य करता है, या फिर ये कांग्रेस का नेता है, या फिर ये गलत कार्य करते हैं, ठीक है, या ये कार्य करते ही नहीं है। तो इस प्रकार की सोच से लोग आगे हटकर उन उम्मीदवारों को चुनते हैं जिनका व्यक्तित्व अच्छा होता है, ठीक है, जो व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर सत्ता में आते हैं, मतलब जिन्होंने कार्य करा है, ठीक है, जो अच्छे कार्य करने के लिए नामी है, उनको ये चुन सकते हैं। तो यहाँ पे दल के आधार पर नहीं, लोगों के व्यक्तिगत के आधार पर लोगों को चुना जाता है। यह निर्वाचन क्षेत्र और संबंधित प्रतिनिधियों के बीच एक कड़ी स्थापित करता है जो आगे चलकर भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों की एक विधायिका का निर्माण करते हैं। कृषक और विकासशील समाजों में भौगोलिक जवाबदेही बहुत आवश्यक है। अब इस प्रणाली में क्या है, यह निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्रतिनिधियों के बीच एक कड़ी स्थापित करता है। मतलब निर्वाचन क्षेत्र मतलब जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच में क्या करेगा, कनेक्शन बना देगा एक तरह का। ये प्रणाली कनेक्शन बना देती है, दो सबके सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बातचीत चलती है, भले ही वो पक्ष और विपक्ष में है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनके बीच में एक कनेक्शन होता है, कड़ी जुड़ जाती है। दूसरा, ये आगे चलकर भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों की विधायिका का निर्माण करते हैं। मतलब उस क्षेत्र में जो भौगोलिक क्षेत्र के जो नेता हैं उनको मिलकर एक विधायिका बनाई जाती है। और यहाँ पे कृषक और विकासशील समाज में भौगोलिक जवाबदेही में बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पे किसानों के लिए, ठीक है, और भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए ये प्रणाली आवश्यक है। अब आता है इसके जो दोष हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के जो दोष बताए गए, मतलब जो कारण से
जो कारण है कि ये प्रणाली अच्छी नहीं है। तो ये पॉइंट थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। तो हम इसको सिंपली बातों में समझने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि इसमें छोटे दलों और अल्पसंख्यक समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। अब जो ये बहुलवादी प्रणाली है, इसमें क्या बताया गया है, इसकी सबसे बड़ी आलोचना ये है कि जो छोटे दल है, ठीक है, उन्हें प्रतिनिधित्व ही नहीं मिलता, वो कभी सत्ता में आ ही नहीं सकते। जैसे बहुत छोटी छोटी पार्टियाँ होती हैं, छोटे छोटे इलाकों में कोई छोटी छोटी पार्टी खोल लेते हैं 4 लोग मिल के, ठीक है, तो उन्हें मौका ही नहीं मिलता। अब यहाँ पे उदाहरण के साथ बताया गया है कि 1993 में कनाडा के संघीय चुनाव में प्रगतिशील परंपरावादी प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव्स ने 16% वोट हासिल किए, लेकिन केवल 0.7% वोट प्राप्त की और लोथस लेसोथो ने 1998 में आम चुनाव में बसोथो राष्ट्रीय दल ने 24% वोट पर केवल 1% सीटें हासिल की थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली ये बताया गया इतने बड़े पॉइंट आउट में कि इस प्रणाली में क्या होता है, कभी कभार लोगों को वोट ज़्यादा मिलते हैं बट उन्हें सीट कम मिलती हैं, ठीक है, और कहीं कहीं वोट तो कम मिलते हैं बट उन्हें सीट बहुत ज़्यादा मिल जाती है। उदाहरण के लिए कनाडा का बताया गया है, तो कनाडा में 16% वोट हासिल किए बट उन्हें सीटें कितनी मिली, 0.7%। और वहीं अगर 1998 में जो लेसोथो एक जगह है जहाँ पर 1998 में आम चुनाव हुए, तो वहाँ की एक पार्टी थी बसोथो राष्ट्रीय दल, जिसने 24% तो सीटें वोट और केवल 1% सीटें मिली, जिसको 24% वोट मिले थे, 24% वोट मिले बट 1% सीट मिली। तो यह व्यवहार बार बार दोहराया जाता है, ठीक है, ये जो परंपरा है ये बार बार दोहराई जाती है फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस प्रकार यह व्यापक रूप से स्वीकृति उम्मीदवार के लिए मार्ग खोलती है। अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों को जीतने की संभावना कम है। अल्पसंख्यक जो छोटे दल है उनको जीतने की संभावनाएं बहुत कम है। इस संदर्भ में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली दृष्टिकोण से गैर एकीकृत है, मतलब ये प्रणाली गैर एकीकृत कहलाती है। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के जिलों में एक कले मतलब ब्लॉक उम्मीदवार के जीतने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। तो जो यूएसए और ब्रिटेन है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अगर छोटे से ज़िले में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो उसके इतने कम चांसेस है जीतने के कि मुश्किल ही, ठीक है। तो ये बताया गया इस प्रणाली में। दूसरा, यह समुदाय जातीय और क्षेत्रीय आधारित राजनीतिक दलों के विकास को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो ये जो समुदाय है, मतलब ये जो व्यवस्था, ये क्या करती है, जाति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर राजनीतिक दलों के विकास को प्रोत्साहित करती है। मतलब कि सपोज करिए कि जाति के आधार पर हम बात कर रहे हैं, तो किसी क्षेत्र में मुस्लिम कास्ट है, ठीक है, मुस्लिम जाति के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, तो क्या करेंगे, वहाँ पे एक पार्टी बन जाएगी फटाफट, ठीक है, और वो पार्टी मुस्लिम के सारे वोट कलेक्ट कर लेगी और सत्ता में आ जाएगी सीट लेके, भले एक सीट से वो सत्ता में आए, ठीक है। तो ये जो प्रणाली है ये इस प्रकार की व्यवस्था को बढ़ावा देती है। जो अधिकांश आबादी को प्रभावित करते हैं उनकी नीतियाँ और बहुसंख्यक के विश्वासों एवं व्यवहारों से प्रभावित होती है। मलावाई और केन्या जैसे देशों में पार्टियां भौगोलिक रूप से केंद्रित बहुसंख्यक संस्कृति के अनुसार कार्य करती हैं, ठीक है। तो जो केन्या और मलवाई है वहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र पर केंद्रीय पार्टी बना दी गई हैं, ठीक है, केंद्रीकृत बहुसंख्यक संस्कृति के अनुसार, मतलब ऐसी पार्टियां बना दी गई हैं जो कि एक, जैसे कि उदाहरण से बताऊं तो ये केन्या है, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टी बना दी गई, यहाँ पे आसपास सेम जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कार्य करेगी, उन्हीं की संस्कृति के आधार पर कार्य करेगी और लोग देखेंगे कि ये हमारी संस्कृति के आधार पर कार्य करेगी तो इसे वोट देना चाहिए, इसलिए वो उसे वोट देंगे। भौगोलिक रूप से बाहर के लोग एवं जो बहुसंख्यक संस्कृति का समर्थन नहीं करते से अपील करना के लिए बहुत कम प्रयास किया जाता है, ठीक है। वह लोग जो इस मतलब उस पार्टी की कास्ट से अलग है, ठीक है, जाति से अलग है या फिर उसकी संस्कृति से अलग है, उन लोगों पे ध्यान दिया ही नहीं जाता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली जनता की राय में बदलाव के प्रति अनुत्तरदाय बना हुआ है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली बहुलवादी जो प्रणाली है वहाँ पे जनता जो भी राय देती है, ठीक है, तो उसका जो बदलाव करने के लिए जो राय दी जाती है ये उसका जवाब ही नहीं देते हैं, ये मतलब आलोचक कहते हैं। यह भौगोलिक रूप से केंद्रित और मतदाताओं के सार्वभौमिक विश्वास पर आधारित है। ये किन चीज़ों पर आधारित है, भौगोलिक रूप से केंद्रित मतदाता और सार्वभौमिक विश्वास पर ये आधारित है। यह वैकल्पिक विचार की अनोखी
अनदेखी करता है। ये वैकल्पिक विचार मतलब कई सारे ऑप्शन है पर ये कुछ ही ऑप्शन पे कार्य करता है, ना कि अलग अलग ऑप्शंस पे। जो लोकतांत्रिक देश फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के अंतर्गत आते हैं उनमें उनमें 60% से 40% तक के लोकप्रिय वोट पॉपुलर वोट में गिरावट राष्ट्रीय स्तर पर देखी जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रणाली में जो भी देश आते हैं, जिन देशों ने भी इस प्रणाली को अपना रखा है, जैसे कि भारत हो गया या फिर ब्रिटेन, अमेरिका, ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि इसमें 60% से 40% तक की लोकप्रिय वोट में गिरावट इस राष्ट्रीय स्तर पर देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि कम से कम 60 और अधिकांश से अधिकांश 40% तक जो लोकप्रिय वोट हैं, ठीक है, वो गिर जाते हैं नीचे, उनकी जो स्तर है वो नीचे आ जाता है। और ये हम कहाँ देख सकते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर देख सकते हैं, नेशनल लेवल पे देख सकते हैं। परिणाम स्वरूप आयोजित सीटों की संख्या में गिरावट सीधे 80% से 60% तक जा सकती है, जो इसके पूर्ण प्रभुत्व को प्रभावित नहीं करता। जब तक कि पर्याप्त सीटें अत्यधिक चुनौतीपूर्ण ना हो, यह प्रणाली जनता की राय को असंवेदनशील कर देती है। ठीक है, तो ये प्रणाली क्या करती है? इस प्रणाली का कार्य है कि वो जनता की जो राय है उसे सुनती ही नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। अंत में फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन पर निर्भर है। सभी चुनाव सीमाओं के राजनीतिक परिणाम होते हैं। राजनीतिक या अन्य विचारों के स्वतंत्र रूप से सही उत्तर को प्राप्त करने के लिए कोई तकनीक प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, तो क्या होता है, ये जितने भी होते हैं यहाँ पे वोटों की गिनती करके सत्ता में आया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी तकनीक नहीं होती जिससे कि हम ये कार्य कर सके, सही उत्तर को छांट सके, इसकी कोई तकनीक ही नहीं है। यदि परिणामों को वैध रूप से स्वीकार किया जाना है तो परिसीमन के लिए पर्याप्त समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगर कोई चाहता है कि जितने भी वोटिंग हुई है इस प्रणाली में, ठीक है, वो एकदम वैध हो और उन्हें लोग स्वीकार करें, तो उसके लिए क्या चाहिए? पर्याप्त समय और संविधान चाहिए। वह भी जेरीमॉन्डरिंग या माला अपार्टमेंट चुनावी क्षेत्र के परिसीमन की पद्धति द्वारा सीमाओं में बदलाव करने के लिए दबाव हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं है। तो अब उदाहरण के लिए देखते हैं तो 1993 में केन्याई चुनाव में यह विशेष रूप से स्पष्ट था कि जब चुनावी जिलों के आकार के बीच भारी असमानताएं थी। सबसे बड़े जिलों में मतदाताओं की संख्या सबसे छोटी की तुलना में 33 गुना थी। सत्तारूढ़ केन्याई अफ्रीका नेशनल यूनियन पार्टी विधायक में बहुत बड़े बहुमत से जीत, जो लोकप्रिय वोट का केवल 30% ही था। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया कि केन्या में 1993 में चुनाव हुए। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, सबसे बड़ा जो जिला था में जो मतदाताओं की संख्या थी वो सबसे छोटे की तुलना में 23 गुना थी। ठीक है, जो सबसे बड़ा जिला था और जो सबसे छोटा जिला था उसकी तुलना में 23 गुना संख्या थी सबसे बड़े ज़िले में। और क्या हुआ, आखिर में जो पार्टी जीती, अफ्रीकी नेशनल यूनियन पार्टी जो जीती, उसको लोगों के द्वारा केवल 30% वोट ही प्राप्त हुए थे, बट स्टिल वो सत्ता में आई और वो जीत के सत्ता में आई। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आउट हैं, ये आप इनको सिंपली ऐसे ही देख सकते हैं। अगली वीडियो में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी इस वीडियो के कुछ नोट्स बाकी हैं जिनके ऊपर मैं कार्य कर रहा हूँ। तो चलिए अगली वीडियो मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, वो मेरे से कर सकें। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट में बताएं या फिर मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल एड्रेस पे आप मेरे को मेल कर सकते हैं अपने रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।